अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू बच्चों। ओके, तो बच्चों आज आप पढ़ने वाले हो क्लास 11 का एक नया टॉपिक जो है पीरियोडिक वेव। उसके साथ ही आप डिस्कस करोगे फेज डिफरेंस को। तो पहले हम पीरियोडिक वेव को डिस्कस करते हैं, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है और ये आपको इजीली समझ भी आ जाएगा। तो पहले हम इसको समझते हैं। देखो बेटा, तो बिल्कुल बेसिक्स से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखो वेव क्या होता है, व्हाट इज़ वेव, ठीक है। अगर हमें वेव का पता होगा तो फिर ही हम ये देख सकेंगे कि पीरियोडिक वेव क्या होती हैं, यही है ना। तो वेव को हम डिफाइन करते हैं, इट इज डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर्स। अब डिस्टर्बेंस कैसे ट्रांसफर, देखो अगर पानी है, ठीक है, एक पूल है, उसके अंदर आप पत्थर फेंकते हो, सही है, तो उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। और वेव्स जो होती हैं, जहाँ पर आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट कराई है, वहाँ से आपको लगता है कि पानी ऐसे जा रहा है। इनफैक्ट पानी वहाँ से नहीं जा रहा होता, बल्कि क्या होता है कि पानी के पार्टिकल अपनी जगह पर ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, डिस्टर्बेंस जो आपने क्रिएट कराई, यानी अपने हाथ से जो एनर्जी आपने पानी के अंदर फेंकी, ठीक है, पानी के अंदर ट्रांसफ़र करवाई, वही एनर्जी जो होती है वो आगे आगे ट्रांसफ़र होती है। तो वेव के अंदर क्या होता है कि मैटर जो होता है ना वो ट्रांसफ़र नहीं होता। मैटर डज नॉट ट्रांसफ़र, मैटर ट्रांसफ़र नहीं करता। क्या ट्रांसफ़र करता है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, एनर्जी ट्रांसफर्स, मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है। लेकिन जो मटेरियल के पार्टिकल होते हैं वो अपनी जगह पर ही ऑसिलेट कर रहे होते हैं, मोमेंटम ट्रांसफ़र। अब इसमें होता क्या है, देखो अगर आपके हाथ में ये स्ट्रिंग है, ठीक है, यानी ये यहाँ पर ऐसे पहले बंधी हुई है, ओके, और यहाँ पे आगे आपने हाथ में पकड़ा हुआ है यहाँ से। अब आप क्या करते हो, इसको जर्क देते हो। जर्क देने के लिए जब अपना हाथ ऊपर उठाते हो तो क्या होता है, जब आपका हाथ ऊपर जाएगा तो ये वाली जो रस्सी है इसके अंदर ये मीन पोजीशन, ये इसकी मीन पोजीशन है, यहाँ से वो ऊपर जाएगा। जब आपका हाथ नीचे आएगा तो क्या होगा कि ये वाली पोजीशन नीचे आ जाएगी, ठीक है। ऐसे होगा ना, जब आप ऊपर करोगे तो रस्सी के अंदर क्रस्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, जैसे ही आप नीचे लेके आओगे ये क्रस्ट जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी अभी आपके अंदर वेव जो है वो ऐसे प्रोड्यूस हुई, ठीक है। जैसे ही आप इस रस्सी को पकड़ के नीचे ले जाओगे ये क्रस्ट जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये वाले पार्टिकल जो हैं वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही होगा ना। तो इस तरह से अगर आप देखो तो जो जब वेव प्रोड्यूस होती है तो क्या होता है, मैं इसको पूरी को कंप्लीट कर देती हूँ, ठीक है। जब वेव प्रोड्यूस होती है ना तो देखो ये वाला पार्टिकल जो है वो अपनी जगह पर ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये वाला पार्टिकल भी अपनी जगह पर ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये वाला पार्टिकल भी अपनी जगह पर ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। बस इनकी पोजीशन जो होती है हर पार्टिकल की डिफरेंट होती है, ठीक है। जब ये पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो ये पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। ये वाला मीन पोजीशन पर है, ये मीन पोजीशन से नीचे है। यानी जिस टाइम पर ये पार्टिकल इस पोजीशन पर था दूसरे पार्टिकल अपने अपने डिफरेंट पोजीशन पर थे। लेकिन हाँ एक चीज़ जो है वो कॉमन है कि इन सब पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी जो है वो एक जितनी होगी। फ्रीक्वेंसी का तो बेटा आपको पता ही होगा, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, ओके। तो इसका मतलब ये है कि जितनी वाइब्रेशंस ये पार्टिकल 1 सेकेंड में परफॉर्म करेगा उतनी ही ये करेगा, उतनी ही ये करेगा, उतनी ये करेगा। लेकिन एक ही स्पेसिफिक टाइम में इनकी पोजीशन सेम नहीं होगी, पोजीशन डिफरेंट होगी। अब दो चीज़ें आपको समझ आ गई। एक चीज़ तो ये कि ये पार्टिकल्स जो होते हैं जब भी वेव प्रोड्यूस होती है वेव आगे ट्रांसफ़र करती है तो एनर्जी आगे ट्रांसफ़र करती है, मोमेंटम ट्रांसफ़र करता है। जबकि पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपनी पोजीशन पर ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। यानी पार्टिकल जो होते हैं वो अपनी जगह तब्दील नहीं करते। दूसरी बात ये हो गई, दूसरी बात ये कि जब भी
वेव प्रोड्यूस हो रही होती है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो वाइब्रेशन होती है उसकी फ्रीक्वेंसी तो सबकी सेम होती है, लेकिन पोजीशन सेम नहीं होती। ठीक है, एक अगर ये देखो, आपने ये वेव जा रही थी, उसकी तस्वीर खींच ली, ठीक है, तस्वीर खींची तो उसी टाइम पर, टाइम फिक्स हो गया ना जिस टाइम पर आपने खींची है, ठीक है, तो जिस टाइम पर ये पार्टिकल यहाँ पर था उस टाइम पे ये पार्टिकल यहाँ पे था, अपनी मेन पोजीशन पर था, ये वाला पार्टिकल मेन पोजीशन पर था, ये लोअर एक्सट्रीम पर था। ठीक है, इस समझ आ गई ना। तो अगर इस वाली डायरेक्शन जो है आपकी वेव समझो इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, इसको अगर आप एक्स ले लो, सही है, और इसको आप वाई ले लो, तो वेव जो होती है उसके अंदर ये देखो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ही चेंज हो रहा है ना। लेकिन हर वेव के अंदर डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होता, किसी किसी वेव में डिस्टर्बेंस जो होती है यानी मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट होता है वो एनर्जी की फॉर्म में होती है, यानी एनर्जी पहले बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, मैक्सिमम पोजीशन पे जाती है, फिर नीचे आती है, ज़ीरो हो जाती है, ज़ीरो से फिर एनर्जी कम होती होती अपनी लोअर एक्सट्रीम पर पहुंचती है, फिर बढ़ती है, ज़ीरो पर आ जाती है, यानी एनर्जी भी ऑसिलेट कर सकती है। जिस तरह से जो रेडियो के वो होते हैं रिसीवर सर्किट्स उसके अंदर होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आज आपने जो पढ़ना है उसके अंदर आपने ये जो वाई है इसकी डिस्टर्बेंस जो मेन पोजीशन से है उसको डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लेना है, ठीक है। अब ये जो डिस्टर्बेंस है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, क्या किन चीज़ों पर, देखो, एक तो वाई जो है वो डिपेंड करता है किस चीज़ पर, डिस्प्लेसमेंट पर, कि जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है तो आप देखो पार्टिकल्स जो हैं उनकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, ये किसी और पोजीशन पर है, ये किसी और पोजीशन पर है, ये वाला पार्टिकल की पोजीशन कुछ और है, कुछ और है, यानी जैसे जैसे आप एक्स की डायरेक्शन में जाते हो वैसे वैसे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो उसकी मेन पोजीशन से है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। एक तो ये इस पर डिपेंड करता है। अब देखो जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में आते गए वैसे वैसे किसी पार्टिकल, कोई पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है, कुछ दरमियान में है, कुछ मीन पर है, कुछ मीन और लोअर एक्सट्रीम के दरमियान में है, सही है। तो वाई जो है वो एक तो डिपेंड करता है किस चीज़ पर, एक्स पर, और दूसरा डिपेंड करता है टाइम पर। अब टाइम पर कैसे डिपेंड करता है, देखो टाइम पर डिपेंड ऐसे करता है कि ये पार्टिकल जो है वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट करता है। अगर कोई बंदा आपसे कहता है कि हमें डिस्टर्बेंस बताओ, ठीक है, तो आप कहते हो क्या कहोगे कि किस टाइम पर बतानी है, क्योंकि टाइम के साथ साथ इसकी डिस्टर्बेंस जो है वो तो चेंज हो रही है, ठीक है। किसी टाइम पे ये ऊपर होता है, किसी टाइम में ये मेन पोजीशन पर होता है, किसी टाइम में ये लोअर एक्सट्रीम पर होता है, किसी टाइम में ये ना ही एक्सट्रीम मीन या लोअर एक्सट्रीम बल्कि इन तीनों के कहीं दरमियान में होता है। तो टाइम के साथ साथ भी तो ये चेंज हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक किस चीज़ पे, ये एक्स के अलॉन्ग जो आपका डिस्टेंस है उसके पोजीशन पे यानी डिपेंड करता है, और दूसरी चीज़ ये डिपेंड करता है टाइम पर। अब देखो इसकी एग्जांपल है, अगर आपसे कोई बंदा कहता है कि हमें डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप उससे कहोगे कि देखो यहाँ पर तो कई सारे पार्टिकल्स जो हैं वो ऑसिलेट कर रहे हैं, कई सारे पार्टिकल्स हैं और सबका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिफरेंट है, एक ही टाइम के ऊपर डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है। तो आप हमें बताइए कि कौन से पार्टिकल की पोजीशन आपको चाहिए है, यानी कौन से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आपको चाहिए है। तो अगर वो आपको पोजीशन बता दे कि यानी x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर के ऊपर जो पार्टिकल पड़ा है ना उसकी डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता दो, समझो 5 सेंटीमीटर यहाँ तक बनते हैं, ठीक है, ये है 5 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पर आ गए तो आपने देखा कि ये पार्टिकल जो है वो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है। अब उसने आपको ये तो बता दिया कि जो x से 5 सेंटीमीटर दूर है आपको उसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताना है कि y के लॉन्ग। अच्छा बेटा एक बात याद रखना, डिस्प्लेसमेंट की जब मैं बात करती हूँ तो वो ये वाला होता है, ठीक है, और जब मैं पोजीशन की बात करती हूँ तो ये वाला होता है, सही है। इन दोनों चीज़ों से, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस है तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, सही है। अच्छा जी, तो बात हमारी हो रही थी कि वो आपको कहता है कि 5 सेंटीमीटर के ऊपर जो पार्टिकल पड़ा है ना तो उसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में अब हमें बता दो। तो अब जब आप जाते हो तो देखते हो कि टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, ऊपर नीचे, तो आपको पता ही नहीं चलता कि मैं कौन सा डिस्प्लेसमेंट बताऊं। तो आप उसे कहते हो कि ये तो इम्पॉसिबल है कि मैं आपको सारे डिस्प्लेसमेंट बता दूं। तो आप हमें फिक्स्ड टाइम बताइए कि किस टाइम के ऊपर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। जब आपको वो टाइम बता दे, चलो जी 2 सेकेंड के अंदर आप हमें बताइए कि जब वो मेन पोजीशन से है टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे,
यानी जैसे ही वेव प्रोड्यूस हुई उसके 2 सेकंड के बाद ये पार्टिकल किस पोजीशन पर था। तो आप इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए क्या निकाल सकते हो, इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, ठीक है। तो इनमें से कोई भी चीज़, अगर दोनों में से कोई चीज़ मिसिंग होगी तो आपके लिए ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्या भला, डिस्प्लेसमेंट निकालना। अच्छा, अब ये बात तो हो गई, ठीक है। अब देखो, तो अब हमने पढ़ना है पीरियोडिक वेव को ज़रा डिटेल में, ठीक है। ये तो सारी बेसिक्स थी जो आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं, नहीं भी पढ़ी तो आज आपका रिवाइज हो गया, ठीक है। तो इस सारी कहानी का मकसद क्या था, हमें क्यों पढ़ाया गया ये, ठीक है। अब बुक में तो ऑफ कोर्स ये चीज़ें नहीं बताई हुई, तो मैंने आपको क्यों बताई हैं। देखो बेटा, जब भी आपका जिस तरह से आप वेव को, यानी सोर्स जो होता है वो जिस तरह से मूव करता है, आपकी वेव भी वैसी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये तो शुरू में हमने पढ़ा कि जब आपका हाथ ऊपर जाएगा तो वेव भी ऊपर, यानी उसमें क्रस्ट प्रोड्यूस होगा। जैसे ही आप उसको नीचे आओगे तो देखो, जैसे आपने नीचे खींचा इस रस्सी को, तो ये पार्टिकल नीचे आएंगे और ये क्रस्ट आगे की तरफ चला जाएगा। क्रस्ट जाएगा बेटा, मटेरियल के ये वाले पार्टिकल्स नहीं जाएंगे, ये पार्टिकल नीचे आ जाएंगे और यही क्रस्ट आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर जब आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा कि ये जो पहले क्रस्ट यहाँ पर आया था अब वो यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर ट्रफ बन जाएगा और ये दोबारा से क्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट, यानी जब आपने ऊपर लेके गए तो रस्सी के पार्टिकल ऊपर आ गए, ठीक है। जैसे ही आप नीचे लेके आए तो ये वाली स्ट्रिंग जो है वो नीचे आ गया और क्रस्ट जो है वो आगे देखिए लगे, यहाँ पर ट्रफ प्रोड्यूस हो गया। अब इसका मतलब ये है कि जिस तरह का आपका सोर्स मूव करता है ना, बिल्कुल वैसी आपके पास क्या प्रोड्यूस होती है, वेव प्रोड्यूस होती है। अगर आपका सोर्स इरेगुलर मूव कर रहा है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई उसका मजहब नहीं है, दीन मजहब जिसको हम कहते हैं ना, नहीं है कि जब उसका दिल चाहता है ऊपर नीचे, इरेगुलर आपको जर्क मिल रहे हैं, तो आपकी जो वेव प्रोड्यूस होगी वो भी क्या होगी, इरेगुलर प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर क्या हो कि आपका पार्टिकल जो यहाँ से सोर्स जो है वो आपकी वेव को प्रोड्यूस करा रहा है, कि वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, वेव किसी डिस्टर्बेंस से प्रोड्यूस होती है ना। तो अगर जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करने वाला जो सोर्स है जिसने वेव को प्रोड्यूस कराया वो खुद भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा हो, ठीक है, तो आपकी जो वेव बनेगी वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का पता ना, ये पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है पीछे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैं प्यारी सी वेव एक और बना लेती हूँ, ऐसे। अब अगर यहाँ पर जो सोर्स है वो भी खुद भी क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। जैसे स्प्रिंग मैथ सिस्टम आप पढ़ चुके हो कि वो क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर हम वो बना लेते हैं, ये है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, सॉरी स्प्रिंग मैथ सिस्टम। ये इसके साथ आपने मैथ अटैच किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका स्प्रिंग है, यहाँ पर मैं इसकी सपोर्ट बना लेती हूँ जिसके साथ ये ऊपर से अटैच हुआ है, और यहाँ पर स्प्रिंग, ओके। ये अब देखो, हम क्या कहते हैं जी, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, यानी ये वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। अब वाइब्रेट जब करेगा, देखो अभी ये मीन पोजीशन पर है, तो अभी ये मीन पोजीशन पर, जब ये ऊपर जाएगा, समझो इसका ये इसकी मीन पोजीशन है, यहाँ से यहाँ तक इसका एम्पलीट्यूड है ए, सही है। ए बोल लो, ये एक्स नॉट बोल लो, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर में आपने एम्पलीट्यूड को एक्स नॉट बोला था, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसको किस चीज़ से डिनोट कराते हो, फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखो, समझो इसका ये नेगेटिव ए है, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड है, सही है। तो अभी क्या करेगा, ये मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो अब आपको 3-4 टर्म्स हैं, पहले हम उनको डिस्कस करते हैं, फिर हम यानी इसको आगे चलाएंगे। सबसे पहले टर्म है आपकी करस्ट। व्हाट इज करस्ट? करस्ट क्या होता है बेटा, देखो ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, जैसे ये है, ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट अबव द मीन पोजीशन, तो हाईएस्ट पॉइंट
विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। जी ये इसकी सिंपलेस्ट इसकी ना डेफिनेशन है। तो अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहो तो कैसे करोगे, देखो तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ओके तो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम कहते हैं क्या बोला, क्रस्ट। अब बात आती है ट्रफ की। तो जो मिनिमम यानी लोएस्ट पोजीशन होता है, ठीक है, मीन पोजीशन से भी नीचे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बिलो मीन पोजीशन जो होता है उसको हम कहते हैं ट्रफ। तो आगे वाली चीज़ है आपकी ट्रफ, TROU जी। तो ट्रफ क्या होता है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, लोएस्ट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। यानी मीन पोजीशन से जो लोएस्ट पॉइंट है उसको आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे ट्रफ, ठीक है। तो या अगर आप इसको दूसरे लफ्ज़ों में पढ़ना चाहो तो क्या कहोगे, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बिलो मीन पोजीशन। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट below mean position। ओके ये है आपका ट्रफ, ठीक है। और ये क्रस्ट और ट्रफ जो होते हैं वो एम्पलीट्यूड के ही बराबर होते हैं, ठीक है। अब समझ आ गई। आगे आ जाती है एक और टर्म, वो होती है वेवलेंथ, वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या बुला है, देखो बेटा वेवलेंथ क्या होती है, पहले तो आप ना टाइम पीरियड समझो क्या होती है, ठीक है, उसी हिसाब से आपको वेवलेंथ समझ आएगी। एक तो इसकी सिंपल होती है कि कंजक्टिव क्रस्ट और कंजक्टिव ट्रफ के दरमियान में जो फासला होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। यानी अगर मैं इसको और ड्रा कर दूँ, चलो इसको कहती हूँ, यहाँ से ये क्रस्ट है, ये ट्रफ, तो अब ये वाला भी फिर क्रस्ट है, तो इन दोनों क्रस्ट के दरमियान में फासला कितना है, इतना, तो ये आपकी वेवलेंथ होगी। तो द डिस्टेंस between conjunctive crust और ट्रफ। अच्छा इसका मतलब है कि या तो कंजक्टिव क्रस्ट के दरमियान में या कंजक्टिव ट्रफ के दरमियान में, ये नहीं कि सिर्फ क्रस्ट के दरमियान, क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान में, ठीक है। तो कंजक्टिव क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गई जो आम आप पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन देखो एक टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड वो होता है जिसके अंदर एक वेव जो होती है वो खुद को कंप्लीट करती है, ठीक है, यानी खुद को रिपीट करती है। अब देखो अगर यहाँ से वेव शुरू हुई है तो यहाँ तक की ख़त्म हो गई, इसके बाद ये खुद को रिपीट करना शुरू करेगी ना ऐसे। तो जिसके अंदर वेव खुद को रिपीट करती है वो टाइम पीरियड जिसके अंदर एक वेव कंप्लीट होती है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। वो टाइम जिसके अंदर एक वेव कंप्लीट होती है, ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट होता है, एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है, जो भी कह लो, ठीक है, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो वेव कितनी इतनी है ना, तो इसका मतलब क्या है, हम इसको उल्टा लिख सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, दोबारा सुन लो, टाइम पीरियड वो टाइम जिसके अंदर एक वेव कंप्लीट होती है, सही है। तो एक वेव इतनी है ना, इसी को हम वेवलेंथ कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि वेवलेंथ क्या होती है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है जो कोई पार्टिकल एक टाइम पीरियड में कवर करे। समझ आ गई, वेवलेंथ क्या होती है, वो डिस्टेंस जो कोई पार्टिकल एक टाइम पीरियड में कवर करे। तो यहाँ पर क्या आएगा भला, द डिस्टेंस covered by particle in one time period
ओके, ये आपका टाइम पीरियड वेवलेंथ है, सही है। अब ये सारी चीज़ें हो गई। तो बच्चे अब पीरियोडिक वेव क्या होती हैं? पीरियोडिक वेव वो होती हैं एक ऐसी वेव जिसके पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करें, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पीरियोडिक वेव। यहाँ पर बनाते हैं हम पार्टीशन, यहाँ पर ओके, यहाँ पर हमने पार्टीशन बना ली, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे ये पार्टिकल, ये वाला मैस स्प्रिंग सिस्टम ऑसिलेट करेगा, बिल्कुल इसी की कॉपी में इस मटेरियल के पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे ऊपर नीचे। जितना इसका एम्पलीट्यूड होगा उतना ही इन पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड होगा। अब यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है ये वाला पार्टिकल, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसने यहीं से नीचे चला जाना है, इसने भी ऊपर जाना है, इसने इतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करना है जितना इसका है, फिर ये नीचे की तरफ जाएगा, फिर यहाँ पर, फिर ये ऊपर आएगा यहाँ पर मेन पोजीशन पर। सिर्फ जब हमने ये तस्वीर खींची उस टाइम पर ये ऐसे आपको वेव नज़र आ रही है, सही है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे पार्टिकल्स जो वेव के होंगे उसकी उतनी ही फ्रीक्वेंसी होगी जितनी इस स्प्रिंग मैस सिस्टम की है, उतना ही एम्पलीट्यूड होगा जितना इस स्प्रिंग मैस सिस्टम का है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर ये वाला सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इस वेव के पार्टिकल, मटेरियल के पार्टिकल जो होंगे वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे तो एक ऐसी वेव आपके पास आएगी जिसका हर पार्टिकल मीन पोजीशन के इर्द गिर्द सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, और उसी को हम पीरियोडिक वेव कहते हैं। तो पीरियोडिक वेव क्या होगी? पीरियोडिक वेव, सही है। द wave in which every particle performs simple harmonic motion, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? पीरियोडिक वेव। तो अगर आप इस वेव की स्पीड फाइंड करना चाहते हो तो इजीली आप कर सकते हो। कैसे? देखो, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा सी। कैसे? देखो, स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, ये इसी के बराबर होती है ना। जैसे अब अगर ये दो पार्टिकल, ये पार्टिकल था, ठीक है, उसने यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगाया, ठीक है, और कितना डिस्टेंस तय किया, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने कितना टाइम लिया और कितना डिस्टेंस तय किया, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं ना स्पीड। कि आपने वेव की देखो, डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल करना है? एक वेवलेंथ के बराबर, और टाइम डिवाइडेड। अब आपको पता है फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? 1/t के। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/t, और ये आ गया आपके पास लैम्डा एफ, सही है। ये आपके पास वेव की स्पीड है। तो अब आपने डिस्कस करना है किसको? फेज को। द मोस्ट डिफिकल्टली अंडरस्टैंड टॉपिक ऑफ फिजिक्स, क्योंकि ये छोटा सा है लेंथ में, तो इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसकी हो नहीं पाती, जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो अगला वाला आपका रह गया है सारा पोर्शन, उसमें आप ये कवर कर लो, ठीक है, और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। फेज, तो फेज क्या होता है बेसिकली? व्हाट इज फेज? देखो, आपने पढ़ा कि अगर ये वेव है, ठीक है, हम इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही है, सही है, कुछ ऐसे, देखो मैंने कहा कि ये वेव है एक, और ये वेव यहाँ से जा रही है आगे की तरफ, ठीक है, इस डायरेक्शन, सही है। और इस डायरेक्शन में आपने x ले लिया, यानी पोजीशन, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर पोजीशन, सही है। और आपने इस डायरेक्शन में ले लिया y, जिसको मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट,
ओके, इस डायरेक्शन में पोजीशन जा रही है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? देखो, आपसे कहा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ हमें, तो आप कहोगे कि भैया यहाँ पर तो हज़ारों पार्टिकल्स हैं जो वाइब्रेट कर रहे हैं, तो हमें क्या पता कि आप और सबका डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है। अगर तो सेम होता फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जब हम यहाँ पे जाते हैं तो हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है, तो हमें क्या पता कि आप किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, सबका तो मैं आपको नहीं बता सकती। तो वो कहेगा अच्छा चलो 5 सेंटीमीटर जो दूर है उसका बता दो। 5 सेंटीमीटर दूर, चलो यहाँ ये बन गया। आपने कहा अच्छा ये वाला है, ठीक है। तो आपने कहा कि यहाँ पर जब आए तो ये पार्टिकल बनता था, ये पार्टिकल इस वक्त पर यहाँ पर विराजमान था। तो जब आपने इसको देखा तो ये भी वाइब्रेट कर रहा था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो आपने कहा कि ये क्या मतलब हुआ, ये तो टाइम के साथ अभी भी चेंज कर रहा है। बेशक पार्टिकल फिक्स हो गया है, यानी एक तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है सिंपल पोजीशन पर, पार्टिकल की पोजीशन पर, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। और दूसरा ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, टाइम पर, कि टाइम के साथ साथ भी चेंज हो रहा है। तो आप हमें ये भी तो बताओ कि किस टाइम पर आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो उसने कहा कि टाइम टी पर, तो टाइम भी फिक्स हो गया। तो जब दोनों चीज़ें फिक्स हो गई तो आपने बता दिया। अब इसकी ना एक जो सिंपल हार्मोनिक मोशन ये परफॉर्म कर रहे हैं, हमने कहा ये पीरियोडिक वेव है, पीरियोडिक वेव। तो सारा कुछ हो गया, लेकिन अगर यहाँ पर जो सोर्स है ये वाला जो इसको परफॉर्म बना रहा है, ठीक है, इस वेव को बना रहा है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा था, उसकी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कोई ना कोई इक्वेशन होती है ना। कौन सी होती है? देखो, वो होती है y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, सॉरी थीटा की जगह पे आता है ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये आता है। तो इसका मतलब है ये देखो, अब ये है एम्पलीट्यूड, समझ बताया था ना आपको कि जितना सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने वाले जो सिस्टम है उसका पार्टिकल होगा, एम्पलीट्यूड होगा, उतना ही इसका एम्पलीट्यूड होगा, सही है। तो अब आपको पता चल गया कि ये तो कांस्टेंट है। डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है? डिपेंड कर रहा है इस टाइम पर और इस डिस्प्लेसमेंट पर, यानी दो चीज़ों पर ये आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिपेंड करता है। तो इसी दो चीज़ों को हम कहते हैं, यानी बजाय इसके कि हम ये कहें कि ये टाइम पर और डिस्प्लेसमेंट पर या पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, हम कहते हैं कि ये दोनों पर ही डिपेंड कर रहा है। और इसी को इतने इतने पोर्शन को हम कह देते हैं इसका फेज। समझ आ गई? अब ये मैंने इसलिए क्यों लिखा है क्योंकि जिस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा था सिस्टम, स्प्रिंग मैथ सिस्टम, उसी तरह से परफॉर्म कर रहे थे पार्टिकल। तो जो इक्वेशन पार्टिकल सिस्टम की होगी वही इक्वेशन पार्टिकल की होगी, तो इसको हम कह देते हैं फेज। तो इसका मतलब है कि अगर आपको पता चल जाए कि टाइम क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप बता सकते हो कि इस टाइम पर आपका पार्टिकल जो था वो किस यानी मीन पोजीशन से कितने डिस्प्लेसमेंट पर था, सही है। तो बजाय इसके कि हम ये कहें कि हाँ ये टाइम पे डिपेंड करता है, एक्स पे डिपेंड करता है, हम कहते हैं ये फेज पे डिपेंड करता है बस। यानी अगर आपको टाइम की और डिस्प्लेसमेंट की पता चल गई वैल्यूज, इसका मतलब है आपको पोजीशन की वैल्यू पता चल गई, तो आपको पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है। यानी अगर एक्स की वैल्यू पता चल गई, टी की पता चल गई, तो डिस्प्लेसमेंट की चल गई। और इसी तरह आपको हम कहते हैं कि फेज फाइंड कर लो। अब इसी को हम फेज कहते हैं। तो यहाँ से ना हम दो चीज़ें करते हैं, या तो आप पार्टिकल का डिस्टेंस जो है फिक्स कर लो और टाइम नोट कर लो, या फिर आप ये कर लो कि उसका टाइम फिक्स कर लो और डिस्प्लेसमेंट देख लो। कैसे? देखो, अभी आपकी ये वेव गुजर रही थी, आपने उसकी वीडियो बना ली किसी एक पार्टिकल की, यानी देखो यहाँ से ये वेव ऐसे पास कर रही थी, तो ये पार्टिकल तो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे थे ना। समझो आपने कैमरा लगाया और इस पार्टिकल की जो मोशन थी उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया। जब आपने इस पार्टिकल की मोशन को रिकॉर्ड किया तो देखो, इसको ज़रा हट के बनाते हैं। जब रिकॉर्ड किया तो आपने पता चला
कि ये पार्टिकल जो था वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस एम्पलीट्यूड के साथ ऐसे कर रहा था, वाइब्रेट कर रहा था। इसका मतलब क्या है कि अभी आपने क्या किया, वीडियो बन रही है, वीडियो बनने का मतलब है टाइम गुजर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है, डिस्प्लेस, यानी इसका मतलब है कि पार्टिकल की पोजीशन जो है वो आपने फिक्स कर ली है कि इतनी ही रहनी है। चेंज क्या हो रहा है, इसकी पोजीशन अब चेंज हो रही है वक्त के साथ साथ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब डिस्प्लेसमेंट फिक्स है और पार्टिकल का टाइम जो है वो फिक्स नहीं है। तो इसी इक्वेशन को अगर आप लिखो, अब एक्स तो फिक्स है ना, तो अगर आप यहाँ पर ऐसे करो, अगर आप इसको रख लो तो भी कोई मसला नहीं है। इसके बजाय अगर ये शुरू वाला पार्टिकल जो था, ये वाला, इसकी मोशन जो है उसको आप कैमरा लगा के रिकॉर्ड कर लो, तो आपको पता चलेगा कि ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा था अपनी ही जगह पर, यहाँ से हिल नहीं रहा था। ठीक है, तो यहाँ से वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कितनी परफॉर्म करेगा, देखो एम्पलीट्यूड कितना है, इतना, यानी मैक्सिमम पोजीशन इतनी, मिनिमम पोजीशन उसकी इतनी, और इन दो पोजीशन के दरमियान में वो सिंपल हार्मोनिक ऊपर नीचे परफॉर्म कर रहा है। समझ आ गई? अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन वो परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, अगर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का नहीं पता तो फिर बेटा आपको जाके वो पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेंगी या फिर वो पुराने लेक्चर लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है और मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन दोबारा से नहीं कर सकती। ओके, अच्छा, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा था। अब ये चूंकि पहला पार्टिकल है तो यहाँ से डिस्टेंस तो कितना हो गया, 0 हो गया, x = 0 हो गया। तो टाइम जो है वो चेंज हो रहा है। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू लोगे, फेज की वैल्यू जो इक्वेशन होती है, डिस्प्लेसमेंट जो है क्या होगा, देखो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है वो, तो टाइम के साथ चेंज होगा तो φ1 क्या होगा, ये इतने तरह फाई है ना, इतने इतने को हमने लेना है बस। यहाँ फाई की वैल्यू हम लिख सकते हैं फेज ω_t + kx, लिख सकते हो ना ऐसे, मसला तो कोई नहीं है ना, इतने इतने को मैंने कहा हम फेज करते हैं। तो अभी क्या है कि आपका डिस्प्लेसमेंट तो फिक्स हो गया है, तो जब आपका φ1 आपने लेना है तो t1 जब था तो ω_t1 + kx, इसको ले लो या इसको ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो आप 0 को ना लो, इसको ले लो ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। x ही ले लो, इसको ना लो, इतना इतना x है, kx ही है ना। जब आपका टाइम t2 था, वीडियो चल रही है, टाइम चेंज हो रहा है, टाइम t2 था तो आपका ये भी t2 और प्लस kx। जब आपने इसका डिफरेंस लिया तो क्या हुआ, φ2 - φ1 = ω2t2 + kx माइनस ω_t1 + kx। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गए और ये φ2 - φ1 = ω_t2 - t1। ठीक है, यहाँ पर ये डेल फाई हो गया, सही है, और ये ओमेगा की वैल्यू क्या थी, 2π/t, और ये हो गया डेल्टा t। सही है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने वीडियो बनाई, सही है, तो टाइम जो है वो चेंज हो रहा है, सही है, और ये पार्टिकल आपको मूव करता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि अभी आपने क्या इसी पार्टिकल को नोटिस किया है ना, या इसको किया, चलो इसी को नोटिस किया है ना, किसी और को तो नहीं ना किया, तो इसका मतलब है कि आपका पार्टिकल फिक्स हो गया है। चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ उसका डिस्प्लेसमेंट, और किस हिसाब से चेंज हो रहा है, किस हिसाब से चेंज हो रहा है, टाइम के हिसाब से, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इसका मतलब है ये है आपका फेज डिफरेंस। अगर आपको टाइम डिफरेंस पता हो, यानी अगर आपसे कोई कहता है कि 1 सेकेंड यानी में आपने बताना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हुआ, फेज कितना चेंज हुआ, तो आप इस फार्मूला से बता सकते हो। ठीक है, अगर आपसे वो कहता है कि 5 सेकंड में आपका डिस्प्लेसमेंट फेज कितना चेंज हुआ, तो फिर भी आप इससे बता सकते हो, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ ये। ठीक है ना, दोबारा से बेटा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो आप। सही है, अब क्या है
कि जब आपने ये नोटिस किया तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओ, देखो देखो देखो, ग्राफ बनाओ इसको। अब आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, इस वेव से और ये जो नया वाला मैं ग्राफ बनाने वाली हूँ उससे। देखो जब आप इसकी वैल्यू लगाओगे ना यहाँ पर इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये बन जाएगी ना, क्योंकि ये तो ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस पार्टिकल की मोशन की अगर आप वैल्यू यानी ग्राफ बनाओगे तो वो भी क्या आएगा, कैसे आएगा। देखो जब आपका पार्टिकल जो था यहाँ पर, जब टाइम t ज़ीरो था तो वो भी ज़ीरो पर था, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है ना। जब टाइम 90 हुआ तो साइन 90 कितना होता है, 1, साइन 90 1 होता है ना। देखो यहाँ पे टाइम जब 90 हुआ तो साइन 90 क्या होता है, 1। तो ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पर था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर। अब बेटा ये देखो इससे आपने ये दो वेव्स जो है ना, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये सिंपल वेव है जिसको आप स्टडी कर रहे हो। ये जो है इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की वाई जो है, देख रहे हैं कि जब हम टाइम ज़ीरो था तो ये इस पॉइंट पर था, हमने इसके ग्राफ में भी ज़ीरो पोजीशन लिखी। जब टाइम 90 हुआ, t/2 हुआ, सही है, t/2 लिख लो ना, तो ये इधर चला गया, अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर था, सही है। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर कैसे था देखो, उसको भी हम प्रूव करेंगे, हर चीज़ को प्रूव करेंगे हम। ओमेगा की वैल्यू क्या है, 2π/t। तो ये हो गया आपका ये, और जब ये ज़ीरो था तो ये सारा ज़ीरो हो गया और y भी ज़ीरो। तो इसी वजह से ये इस पॉइंट, जब टाइम ज़ीरो था तो आपका पार्टिकल जो था वो अपनी मीन पोजीशन पर था, सही है। यहाँ पर ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अब देखो जब आपका टाइम जो था वो t/2 हो गया, कैसे, t इज इक्वल टू t/2, तो y कितना होगा, देखो a साइन 2π/t और साथ में क्या है, t/2, ऐसा ही है। ये इससे गया और ये इससे गया और ये हो गया आपका a साइन पाई, और ये भी t कितना है, यानी t इज इक्वल टू t/2 था, तो आपका y जो था वो ज़ीरो, यानी आपका यहाँ पर, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट कब आया, यहाँ पर t इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर t इज इक्वल टू t/4, यहाँ पर t इज इक्वल टू t/2, यहाँ पर 3t/4 2 सॉरी, और यहाँ पर पूरा t। देखना कैसे होगा ये, देखो जब आपका टाइम t/2 था तो इधर t/4 हुआ, तो देखो मैक्सिमम पोजीशन पे y इज इक्वल टू a साइन ये 2π/t और साथ में t/4, तो t से t गया, ये कितना हो गया 2, तो ये आपके पास क्या आ गया, a साइन कितना π/4 सॉरी π/2, और ये मैक्सिमम यानी एम्पलीट्यूड के बराबर, तो इस वजह से यहाँ पर। इसी तरह से 3t/2 को हम देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि टाइम के साथ साथ आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज होता रहा, यानी जब टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो था तो वो मीन पोजीशन पर, t/4 हुआ तो वो एक्सट्रीम पोजीशन पर, फिर t/2 हुआ यानी पूरे टाइम पीरियड का हाफ हुआ तो वो ज़ीरो पर, और जब टाइम 3t/2 हुआ तो वो अपनी मिनिमम पोजीशन पर, और जब t हुआ तो वो दोबारा मेन पोजीशन पर, ठीक है, समझ आ गई। अब ये तो आपने पढ़ लिया। अब ये वाला आपके पास एक इसके डिस्प्लेसमेंट का, यानी ये पार्टिकल जब यहाँ पर SHM परफॉर्म कर रहा था, इसके डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आपके पास ये आया है, सही है। तो हम इस ग्राफ को दोबारा से बनाते हैं अगले पेज पर, और फिर हम पढ़ते हैं इन फेज, आउट ऑफ फेज और ऑपोजिट फेज का कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है।
ये मैंने बना रही हूँ बल्कि ग्राफ, ठीक है बेटा। ये ग्राफ है और जो आपने नीचे पीछे पढ़ी थी वो थी वेव, जो आप स्टडी कर रहे थे। यहाँ पर क्या है, मैं बार बार बता रही हूँ, ये है वेव जो जा रही है, जो ट्रेवल कर रही है, और ये है सिर्फ इतने पार्टिकल के जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसका ग्राफ, जिसको हम साइन वेव कहते हैं, क्योंकि ये साइन का फंक्शन है। खैर अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट्स जो हैं उसके नाम दे लेते हैं, ठीक है। इन फेज का मतलब क्या है, सबसे पहले तो सेम फेज भी कहते हैं, ठीक है। तो सेम फेज, पहले डेफिनेशन और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन। सेम फेज इफ टू पॉइंट्स हैविंग equal displacement velocity देखनी है, स्पीड नहीं देखनी, एक्सेलरेशन then those point are called in phase या फिर in same phase। अब इसका मतलब क्या है, देखो मतलब इसका ये है कि अगर ये दो पार्टिकल हैं, देखो हम दो पॉइंट्स, इस वेव को ना मैं थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी इन फेज और ऑपोजिट फेज का। ऐसे, ठीक है। अब वेव तो मेरे से नहीं सही बनी, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है। देखो हम यहाँ पर पार्टिकल्स जो हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं। एक पार्टिकल ये जो मैंने सिलेक्ट कर लिया वो वाला, और एक ये वाला, ये वाला और ये वाला। इसको मैं बोल देती हूँ ए, इसको बोल देती हूँ बी, इसको बोलती हूँ सी और इसको बोलती हूँ डी। अब देखो ये वाले दो पॉइंट जो हैं इनकी पोजीशन बिल्कुल सेम है। डिस्प्लेसमेंट हम यही मेजर करते हैं ना, ये भी एम्पलीट्यूड पे पड़ा है, ये भी एम्पलीट्यूड पर पड़ा है, यानी पोजीशन सेम हो गई। पॉइंट ए एंड सी, ठीक है, दोनों क्या हैं, उनकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम है, यानी एक कंडीशन तो पूरी हो गई, सेम डिस्प्लेसमेंट। दूसरी कंडीशन इसकी है वेलोसिटी, स्पीड। अब जो कि एम्पलीट्यूड है, सेम पोजीशन पर हैं, तो उनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी, यानी स्पीड भी सेम होगी, वेलोसिटी भी सेम होगी, और उन दोनों की डायरेक्शन, यानी ये पार्टिकल भी इधर को जाएगा, ये पार्टिकल भी इधर को जाएगा, तो वेलोसिटी भी सेम वेलोसिटी, और सेम ही एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब है कि ये इन सेम फेज में है, सेम एक्सेलरेशन है तो सेम फेज। समझ गए? अब हम जरा इन पार्टिकल्स को देखते हैं, ए और बी को, पॉइंट ए बी को। लेकिन उसको देखने से पहले आप ये देखो, ये पार्टिकल्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, सेम एक्सेलरेशन सेम वेलोसिटी, तो ये सेम फेज में है। तो दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि एक ही पार्टिकल खुद के साथ इन फेज हो, क्योंकि ये पार्टिकल कुछ टाइम के बाद यहाँ पर आ जाएगा। ऐसा ही होगा ना कि जिस पोजीशन पर ये पार्टिकल है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद खुद दोबारा ही ये इस पोजीशन पर आ जाएगा। वाइब्रेट कर रहा है ना, ठीक है, वाइब्रेट कर रहा है ऐसे। जब एक टाइम पीरियड गुजर जाएगा तो ये दोबारा से अपनी पोजीशन पर वापस आएगा, तो हम कहते हैं कि ये पार्टिकल अपनी फेज को रिपीट कर रहा है। दो पार्टिकल्स जो है वो भी इन फेज हो सकते हैं, जैसे ये दोनों पार्टिकल इन फेज हैं। सही है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, इसको ये बी है, ये डी है, चलो इसको ई और एफ, ये पार्टिकल क्या इन फेज हैं? तो आप कहोगे
ये देखने में तो यही लग रहा है, लेकिन ये बात नहीं है। देखो, ये पार्टिकल यहाँ जाना चाहता है, ये पार्टिकल यहाँ जाना चाहता है, तो इनकी वेलोसिटी तो डिफरेंट हो गई, तो ये इन फेज नहीं होंगे। हालांकि इनकी पोजीशन जो है वो सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, लेकिन फिर भी ये इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, ये इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, तो क्या होगा कि ये इन फेज नहीं होंगे। अब ये वाला पार्टिकल अगर इस पार्टिकल को हम देखें तो क्या होगा कि ये एक टाइम पीरियड के बाद अपनी फेज को रिपीट करेगा ना, कितने टाइम के बाद, 2 पाई के बाद, यानी 2 पाई। 2 पाई कैसे, देखो आपको पता है ना कि एक जो वेव होती है उसका जो टोटल एंगल होता है वो 2 पाई होता है, यानी यहाँ पर 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 और यहाँ पर 360, यानी 0 पाई/2, यहाँ पे पाई, 3 पाई/2 और यहाँ पर 2 पाई। तो 2 पाई के बाद जब ये वेव जो है वो यहाँ पर पहुँच जाएगी, ये पार्टिकल दोबारा से वाइब्रेट करके इधर आ जाएगा। बच्चे इसको समझने के लिए ये देखो, आपने पहले पढ़ा है ना कि जितना यहाँ पर वाइब्रेट करने वाले स्प्रिंग मैस सिस्टम का क्या होगा, टाइम पीरियड होगा, उतना ही इसका टाइम पीरियड होगा, उतना ही इस वेव का टाइम पीरियड होगा। तो 2 पाई के बाद हर पार्टिकल अपनी वेव को, अपनी फेज को रिपीट करता है। आफ्टर 2 पाई, फेज डिफरेंस, every particle repeat its phase। ओके, या 2 पाई हो या 2 पाई के जो मल्टीपल्स होंगे तो वो वाले, सही है। जैसे 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, इनके बाद वो पार्टिकल्स होंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे पार्टिकल जिनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 2 पाई का हो। जैसे अगर यहाँ पर ये पार्टिकल है तो 2 पाई का डिस्टेंस यहाँ पर, तो ये दोनों आपस में इन फेज होंगे। ये यहाँ से ये वाला पार्टिकल इन फेज होंगे, ये वाला पार्टिकल और ये वाला, ये वाला और ये वाला, यानी 2 पाई का फेज डिफरेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओपोजिट फेज की। ऑपोजिट फेज, अब ऑपोजिट फेज का मतलब क्या है कि ऐसे पार्टिकल जिनकी पोजीशन सेम हो, या हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस सेम हो, सेम डिस्टेंस हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो, डिस्टेंस बट ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखो ये दोनों पॉइंट जो हैं जो आपने पहले भी कंसीडर किए थे, इनका पोजीशन तो सेम है, डिस्टेंस तो मेन पोजीशन से सेम है ना, 0, लेकिन एक इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, एक इस डायरेक्शन में जाना चाहता है। इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, तो ये उल्टा हुआ। सेम स्पीड बट ऑपोजिट वेलोसिटी, यानी डायरेक्शन डिफरेंट हो। जैसे यहाँ पर देखो, ये पार्टिकल यहाँ जाना चाहता है, ठीक है, और ये पार्टिकल ये वाला, बल्कि ये वाला, ये ऊपर जाना चाहता है, तो ये आउट ऑफ फेज होंगे। अब देखो, इसका भी मेन पोजीशन से उतने फासला है, उसका भी उतने फासला है, लेकिन क्या है कि स्पीड, वेलोसिटी जो है वो ऑपोजिट है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। सेम एक्सेलरेशन बट ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर एक की एक्सेलरेशन पॉजिटिव है यानी एक की ऑपोजिट डायरेक्शन, एक की एक्सेलरेशन बढ़ रही है तो दूसरे की कम हो रही है। समझ आ गई? तो इसको हम कहते हैं ऑपोजिट फेज। अब कभी कभी ऐसा होता है दो पार्टिकल्स, अच्छा खैर ये होता कब है, ये होता है λ/2 के बाद, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ λ/2, यानी
ऐसे पार्टिकल्स जिनके दरमियान में λ/2 का फासला हो, या 3 λ/2 का फासला हो, या 5 λ/2 का फासला हो, वो जो होंगे वो आउट ऑफ फेज होंगे। कैसे देखो, यहाँ पे हम दोबारा बनाते हैं, ठीक है, वो तो गंदी सी हो गई है। देखो ये वेव है आपकी, this is going and going, going and going, going and going, and we are just trying to study it, okay, and it's propagating in this direction, and the displacement we are counting in upward direction, okay, and this is taken as y and this is taken as x, okay। अब हमारा मकसद ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि इन फेज कौन से हैं, आउट ऑफ फेज कौन से हैं। तो इन फेज, देखो इन फेज वो होंगे जिनके दरमियान में 2 पाई का डिस्टेंस होगा, जैसे ये भी इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, ये भी इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, ये भी इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, ये भी इस डायरेक्शन में जाना चाहता है। तो ये क्या होंगे, इन फेज, ठीक है। और इनके दरमियान में डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है 2 पाई का, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना है 2 पाई का, और टाइम डिफरेंस कितना है t का, समझ आ गई। और वेवलेंथ की टर्म्स में अगर देखें तो कितना है लैम्डा का, लैम्डा यानी ऐसे पार्टिकल्स जिनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो लैम्डा हो, 2 पाई हो, या टाइम डिफरेंस t हो, तो वो इन फेज होते हैं। अब हमने बात करनी है आउट ऑफ फेज की। अब देखो आउट ऑफ फेज कौन से हैं, आउट ऑफ फेज हैं ये वाला और ये वाला। कैसे, ये ऊपर जाना चाहता है, ये नीचे जाना चाहता है, डिस्टेंस कितना है λ/2, यानी डिस्टेंस हो λ/2, फेज डिफरेंस हो पाई, टाइम डिफरेंस हो t/2, तो पार्टिकल्स जो होंगे वो आउट ऑफ फेज होंगे। जैसे ये और ये, अब ये डाउनवर्ड जाना चाहता है, ये अपवर्ड जाना चाहता है, तो डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान में कितना है, इन दोनों के दरमियान में यहाँ से यहाँ तक, ये है λ/2 का, ओके। इन दोनों के दरमियान में कितना है λ/2 का, समझ आ गई है ना, आ रही है ना समझ। अब ये पार्टिकल देखो, अब ज़रूरी नहीं है कि आपने ओरिजिन से ही देखने हैं, अगर आप यहाँ से यहाँ देख लो, मैक्सिमम पोजीशन पे है ना, बस ये इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, ये अपवर्ड जाना चाहता है, ये डाउनवर्ड आना चाहता है, ये अपवर्ड जाना चाहता है। अगर आप इन दोनों का डिस्टेंस देख लो तो इन दोनों के दरमियान में कितना है λ/4, और ये भी λ/4 यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा 2 λ/4, और ये हो गया λ/2, समझ आ गई। तो कोई भी 2 पॉइंट जिनके दरमियान में फेज डिफरेंस पाई हो, डिस्टेंस का डिफरेंस λ/2 हो, टाइम डिफरेंस t/2 हो, वो आउट ऑफ फेज होंगे, आउट ऑफ फेज। अब ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही हो सकता है आपको दिया हुआ हो λ/2, हो सकता है आपको दिया हुआ हो 3 λ/2, हो सकता है आपको दिया हुआ हो 5 λ/2, हो सकता है आपको दिया हुआ हो 7 λ/2, तो ये सारे के सारे आउट ऑफ फेज होंगे, ऑपोजिट फेज, सॉरी ऑपोजिट फेज, ऑपोजिट फेज, समझ आ रही है। हो सकता है आपको ये पाई ना दिया हो, बल्कि पाई की जगह पे 2 पाई दिया, सॉरी 3 पाई दिया हो, या फिर 5 पाई दिया हो, या फिर 7 पाई दिया हो। इसी हो सकता है ये λ/2 ना दिया हो, बल्कि सॉरी λ2 पाई t/2 ना दिया हो सकता है दिया हो t/2, 3t/2, 5t/2, यानी ऑड मल्टीपल्स दिए हुए हों तो वो आउट ऑफ फेज होंगे। और इन फेज के लिए हो सकता है आपको लैम्डा दिया हुआ हो, कैसे देखो, कलर चेंज करने दो, हो सकता है आपको लैम्डा दिया हुआ हो, 2 लैम्डा दिया हुआ हो, 3 लैम्डा दिया हुआ हो,
4 लैम्डा दिया हुआ हो तो वो सारे के सारे पॉइंट जो होंगे वो इन फेज होंगे, सेम फेज में होंगे। हो सकता है आपको 2 पाई ना दिया हो, बल्कि दिया हुआ हो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, यानी इवन मल्टीपल दिए हुए हों तो वो भी इन फेज होंगे, सेम फेज होंगे। हो सकता है टी ना दिया हो, बल्कि टी दिया हो, 2t दिया हो, 3t दिया हो, 4t दिया हो, तो फिर भी वो इन फेज होंगे। समझ रहे हो ना बात? तो बच्चे अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पॉइंट जो हैं वो या तो सेम फेज में हो या ऑपोजिट फेज में हो। कभी कभी ऐसे होता है कि वो ना सेम फेज में होते ना आउट ऑफ फेज में होते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखो, अगर आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देख लो तो ये ना तो सेम फेज में है ना आउट ऑफ फेज में है, क्योंकि इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो λ/2 तो बनता ही नहीं है। चलो अगर बन भी गया तो हम इन दो पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ ना तो ये सेम फेज में है ना ऑपोजिट फेज में है। या अगर आप इस पॉइंट को देख लो या फिर इस और साथ में इस पॉइंट को देख लो, ये दो पॉइंट ना तो ये सेम फेज में है ना आउट ऑफ फेज में, ऑपोजिट फेज में है। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं? आउट ऑफ फेज कहते हैं। समझ आ गई? तो अभी आपने क्या स्टडी किया है? अभी आपने स्टडी किया है ये पार्टिकल का जब आपने डिस्टेंस को फिक्स किया हुआ है और पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, यानी टाइम जो है वो फिक्स नहीं किया हुआ। अब अगर आपने तब वीडियो बनाई थी, अब आपने तस्वीर खींची है। जब आपने तस्वीर खींची तो वेव जा रही थी, वेव जा रही थी तो आपने क्या किया कि यहाँ पर तस्वीर खींच ली और ये स्टिल आपको तस्वीर मिल गई है। अब आप चाहते हो, क्या हुआ कि ये दो पॉइंट जो हैं, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, इसके दरमियान का फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस आपको चाहिए, क्या है इसका फेज डिफरेंस? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए देखो आपके पास इक्वेशन थी, वो क्या थी? इक्वेशन थी आपके पास y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, यही थी ना? अभी क्या हुआ, तस्वीर खींच लिया आपने तो टाइम जो है वो तो फिक्स हो गया। अब टाइम फिक्स हो गया है तो इसका मतलब है कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है, पोजीशन डिफरेंट है। तो जब आप इसको आप क्या कहते हो? फेज, इसको कहते हो फेज, ठीक है? तो यानी आप इसको लिख सकते हो फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये लिख सकते हो ना? अब समझो इसका जो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट है ये वाला, इस पोजीशन का, उसको x1 बोल दो, और इस पॉइंट का जो है यहाँ से यहाँ तक, इसको x2 बोल दो। ये दो पॉइंट है ना, टाइम फिक्स हो गया है, सही है? तस्वीर खींची, टाइम वही रुक गया, लेकिन दोनों का डिस्टेंस जो है, पोजीशन जो है वो डिफरेंट है। तो जब इस पॉइंट के लिए आप लिखोगे तो क्या आएगा आपके पास? फाई 1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी तो सेम है प्लस के एक्स 1, ओ सॉरी ये वाई, यानी आपके पास आ जाएगा फाई की फॉर्म में अगर लिखोगे तो फाई 1 आपके पास आएगा के एक्स 1 प्लस ओमेगा टी, और दूसरे के लिए इसके लिए लिखोगे तो फेज कुछ और ही आएगा ना, के एक्स 2 प्लस ओमेगा टी। टाइम तो सेम है। जब आपने फेज डिफरेंस निकालना है तो फाई 2 माइनस फाई 1 इक्वल टू, अब इनको भी माइनस कर दो, जब माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा के एक्स 2 माइनस एक्स 1, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसको आप फेज डिफरेंस लिख सकते हो, ये के आ गया, इसको आप डेल्टा एक्स लिख सकते हो। के की वैल्यू आपके पास क्या होती है? 2 पाई बाय 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। तो इस फार्मूला से आप बता सकते हो कि अगर आपको टाइम का ना पता हो, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट में यानी डिफरेंस का पता हो, तो आप फेज डिफरेंस बता सकते हो। यानी अगर इन दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डिफरेंस है वो पाई बाय 2 है,
तो आप बता सकते हो कि इनका फेज डिफरेंस क्या होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि जी आपका जो डेल्टा एक्स है वो π/2 है, तो ये क्या होगा 2π/λ और ये π/2। तो यहाँ से आप फेज डिफरेंस का बता सकते हो। 2 से 2 गया तो फेज डिफरेंस का पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि कौन से पॉइंट इन फेज हैं, आउट ऑफ फेज हैं। तो फिर वही बात कि जब आपका फेज डिफरेंस जो है वो किसके बराबर आए, λ/2 हो, 3λ/2 हो, 5λ/2 हो, यानी इसी वाली रो में हो, तो सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो आउट ऑफ फेज होंगे, सॉरी ऑपोजिट फेज या आउट ऑफ फेज या फिर ऑपोजिट फेज में होंगे। समझ आ गई। अगर आपका जो फेज डिफरेंस है वो आपके पास वो यानी यहाँ से फेज डिफरेंस जो है वो लैम्डा या फिर 2λ या फिर 3λ या फिर 4λ इस तरह से आए, तो वो पॉइंट जो होंगे वो सेम फेज में होंगे या फिर इन फेज पॉइंट भी हम उनको कहते हैं। ये कंडीशन है आपके पास, ठीक है। तो इसी के साथ आज का आपका लेक्चर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।